नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं। और जी हाँ, आज हम अपनी स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं जहां से रेगुलरली क्लास लेते थे। तो आज काफी हद तक माहौल बहुत ही बेहतर मुझे नजर आ रहा है। एक बार मुझे बताइए कौन कौन बच्चे क्लास में हैं, जिससे कि मुझे पता चल पाए क्लास को बड़े ही बेहतरीन और तगड़े तरीके से स्टार्ट किया जा सके। मैं क्लास में देख पा रहा हूँ श्रुति सिंह है, गुंजन मिश्रा है, राहुल कुमार यादव है, कांची चौधरी है, सुष्मिता है, और ये मलिक साहब है, अदिति साहू है, साक्षी मौर्य है, कोमल है, सुशीला है, ठीक है, और रेहाना है। ठीक है, रिहाना रिहाना आप गाना गाती हैं क्या? ठीक है, पल्लवी है, ठीक है, अदिति है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, खुशी पाल, बहुत बढ़िया भाई। शुभम है, दीपक है, ठीक है, आकाश है, अक्षित है, ठीक है, देव है, बहुत बच्चे आए हैं, अनुज गुजर भी हैं। ठीक है, खैर अब हमारा जो अभी तक चैप्टर कहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूं। पहली जो यूनिट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, दूसरी जो यूनिट है क्षेत्र राज्य और यूरोपीय शक्तियों का जो उदय था वो भी हमने यहां पे पूरा कर लिया था। और अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की बात कर रहे हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक बात है जी सर, बताओ फटाफट से। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ जी सर, क्या हम इसको सीएपीएफ एसी के लिए ले सकते हैं? बेटा मैं जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो आप यूपीएससी सीएपीएफ के लिए ले सकते हैं। ठीक है, हैदर अली के बारे में हम बात कर चुके थे, उससे आगे अब हम बढ़ रहे थे। आज यूनिट डालेंगे एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर किंगडम बेटा मैंने बता दिया था, स्लाइड डाल दी थी, उसके थ्रू आप देख सकते थे। मैसूर किंगडम हो चुका है बेटा। नहीं नहीं, एक्टिंग मत करो। हाँ, हेडिंग डालिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैं पहले रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। पहले थोड़ा रफली समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मुझे स्लाइडों को सेट करने दीजिए। ठीक है, एम्प्टी स्लाइड चाहिए होंगी ना, ये बचाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात यह थी भाई कि भारत में पहले विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। जब विदेशी कंपनियों का आगमन धीरे 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 हो रहा था, उसी समय आपको यहां पर देखने को मिला प्रोविंशियल किंगडम्स का राइज। अब दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी। मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करी यहां, ठीक है, चलो। ठीक है सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में बोला था बेटा। एंग्लो मैसूर वॉर मैंने थोड़े से लिखवा दिए थे, बाकी एक स्लाइड डाल दी थी। जितना आपने एंग्लो मैसूर बैटल्स में पढ़ा दैट वाज मोर देन इनफ, कि भाई एंग्लो मैसूर बैटल कैसे हुए हैं। उसमें थोड़ा बहुत अगर फिर भी आप एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे एक बच्चे की दरख्वास्त है कि सर आपने एंग्लो मैसूर बैटल के बारे में थोड़ा कम बताया है। बेटा सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एंग्लो मैसूर बैटल इतने ज्यादा जरूरी नहीं थे, बट फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो भाई, मैंने क्या कहा था कि ऐसे में कोई आम व्यक्तित्व नहीं रखता। अगर आपने कभी भी कहा मुझे स्लाइडों की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे बच्चे, आंगल मैसूर युद्ध लिखो भाई। 1 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर देता हूं 1 मिनट में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट। जिस बच्चे को डाउट है वो पढ़ ले, नहीं तो जो जिसको डाउट नहीं है वो 2 मिनट के लिए बैठ जाए। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध आपकी श्रृंखला देखने को मिलती है। पहली बात, ये युद्ध नहीं है, एक युद्ध श्रृंखला है। दिस इज नॉट ए वॉर, दिस इज ए वॉर सीरीज, सीरीज ऑफ वॉर है ये। दिस इज सीरीज ऑफ वॉर, दिस इज सीरीज ऑफ वॉर। यह कोई युद्ध नहीं है, यह युद्ध की श्रृंखला है। यह युद्ध की श्रृंखला है। क्या है बाबू? यह युद्ध की श्रृंखला है। ठीक है, जैसे अरे युद्ध की श्रृंखला कैसे, मतलब अब समझो। ये क्या है ना बाबू, कि इसमें बैटल, एक बैटल नहीं है, बहुत सारे बैटल है। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे बहुत सारी आ, वो होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके बहुत सारे मित्र होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आपके भी कॉमन फ्रेंड होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं। लेकिन एक तो बहुत खास होता है, वो जो एक बहुत खास होता है वो अलग हो रहा। ठीक है, वो होता है लार्ज स्केल बैटल, उसको वॉर बोलते हैं।
ठीक है, उसको बोलते हैं वॉर। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली सीरीज ऑफ बैटल है, दैट इज सीरीज ऑफ बैटल, नॉट वॉर। दिस इज सीरीज ऑफ बैटल, सीरीज ऑफ बैटल। बहुत सारे युद्ध बात अलग है, और वॉर होना बात अलग है, वॉर होना बात अलग है। ठीक है, वॉर होना बात अलग है। वॉर जो होता है वो काफी बड़े होते हैं, वॉर, इसको भी आप वॉर कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज एंग्लो मैसूर बैटल्स, एंग्लो मैसूर बैटल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे बैटल है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्रथम 1767 से लेके 69 के बीच में। दूसरा देखने को मिलता है आपको 1780 से लेके 84 के बीच में। तीसरा देखने को मिलता है आपको 90 से लेके 92 के बीच में, 90 से लेके 92 के बीच में। और चौथा आपको देखने को मिलता है यहां पर 1700 और 99 के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो बैटल है इसमें हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली का सामना होता है रॉबर्ट क्लाइव और जॉर्ज वॉरलो से। रॉबर्ट क्लाइव से होता है, सीधा ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव से बैटल का सामना होता है। तो यहां जो हैदर अली है, यहां जो हैदर अली है, इसका सामना किससे होता है बाबू? रॉबर्ट क्लाइव से इसका सामना होता है। ठीक है जी हाँ। तो अब यहां पे क्या बात है, यहां पे क्या बात है, हैदर अली इस बैटल को जीत जाते हैं, वॉन द बैटल। बैटल जीतने का भी कारण है कि इन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने आर आर्मरी का यूज किया था। ठीक है, किसका? गन पाउडर, आर्मरी का युद्ध किया, यूज किया था। ही यूज्ड गन पाउडर, गन पाउडर, इन्होंने गन पाउडर का यूज किया। गन पाउडर का मतलब होता है बारूद, इन्होंने बारूद का प्रयोग किया था, और बड़े स्केल पर इन्होंने बारूद का प्रयोग करा, एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल इन्होंने यूज किया था। ठीक है, लार्ज स्केल पर इन्होंने इसको यूज किया था। ठीक है जी हाँ। दूसरा, ठीक है, ठीक है, दूसरा 1780 और 84 के मध्य क्या होता है? दूसरा बैटल होता है, इसमें भी हैदर अली होते हैं, हैदर अली वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश है, इनके साथ प्लस अदर्स, अदर्स भी हैं, लेकिन इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है। अदर्स भी हैं बट इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है। ठीक है, ये चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, इसमें अदर्स भी हैं लेकिन इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है। यहां पे जो अदर्स में है दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग्स, इसमें भी अलग भी है, बस यहां वॉरेन हेस्टिंग का एक बड़ा और अलग रोल है, इसमें भी इसका एक बड़ा और अलग रोल है, प्लस अदर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जीत जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग वॉन द बैटल, इस बार ये जीत जाते हैं। हालांकि आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया में पहली बार रॉकेट किसने यूज किया था? रॉकेट किसने यूज किया था? तो बाबू हैदर अली वो व्यक्ति था पहली बार रॉकेट यूज किया, पहली बार रॉकेट यूज किया था, रॉकेट, रॉकेट का यूज किया। क्या बाबू, क्या यूज किया? रॉकेट, रॉकेट, समझे? पहली बार इसने क्या यूज किया था? पहली बार इसने रॉकेट यूज किया था। ठीक है जी हाँ। अब तीसरा बैटल होता है, लेकिन फिर भी इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है सर? 1782 में। और इसके बाद इस माहौल को सुलझाया जाता है इसके बेटे के द्वारा। इसके बाद इसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो माहौल को संभालता है। टीपू सुल्तान, इसका बेटा इस युद्ध में कूदता है, लेटर ऑन टीपू सुल्तान कूदता है, और टीपू सुल्तान को भाई एक संधि करनी पड़ती है मजबूरी में। खैर, इसके बाद आपको देखने को मिलता है तीसरा, इसमें टीपू वर्सेस कार्नवालिस, कार्नवालिस ब्रिटिशर्स की तरफ से कार्नवालिस होता है, कार्नवालिस। लास्ट है टीपू वर्सेस, ठीक है, वेलेसली, टीपू वर्सेस वेलेसली। और इसमें वेलेसली इस बैटल को जीत जाता है, इसमें वेलेसली इस बैटल को जीत जाता है, वेलेसली इस बैटल को जीत जाता है। ठीक है, इसमें कार्नवालिस जीता, इसमें वेलेसली जीता, और वेलेसली जीता ना सिर्फ बल्कि उसने टीपू की हत्या भी की। टीपू अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का टीपू अपने आप को क्या कहता था वो बताइए? ठीक है चलिए, इसको अपने आप को बोलता था शेर ए मशहूर, अपने आप को शेर ए मशहूर बोला करता था। ठीक है, मशहूर। तो क्योंकि इसकी हत्या किसने की है? इसकी हत्या वेलेसली ने की है, इसने इसलिए इसने अपने आप को, वेलेसली ने अपने आप को क्या कहा? शेर ए बंगाल।
ठीक है, इसने इसकी हत्या करी, इसलिए वेलेस्ली ने एक टाइटल लिया था शेर ए बंगाल, शेर ए बंगाल, और इसने एक टाइटल लिया शेर ए बंगाल, इसलिए इसने एक टाइटल लिया शेर ए बंगाल। ठीक है, चलो याद रखेंगे जी हाँ। अब भाई इसमें पूछा जाता है कि भाई ट्रीटीज कौन कौन सी हुई थी जब पहला बैटल अच्छा वैसे टीपू सुल्तान जो था, टीपू के बारे में अगर मैं बात बताऊं, टीपू सुल्तान, इसके बारे में कुछ एक फैक्ट है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान, बताइए सर फैक्ट क्या है बाबू? टीपू सुल्तान वो आदमी था जिसके पास जैकोबियन क्लब की सदस्यता थी। जैकोबियन क्लब फ्रांस का क्लब था, जैकोबियन क्लब की सदस्यता थी, ये जैकोबियन क्लब का सदस्य था। ठीक है जी। इसने ट्री ऑफ पीस भी लगाया था, इसने ट्री ऑफ पीस भी लगाया था, शांति का वृक्ष भी इसने लगाया था, ट्री ऑफ पीस यानी शांति का वृक्ष भी इसी ने लगाया था। जैकोबिन क्लब का सदस्य था, शेरे मैसूर कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, चलो अब बात क्या होती है, पहले में क्या होती है, मद्रास की संधि। पहले में हैदर अली मद्रास पे कब्जा कर लेता है, फिर मंगलौर की संधि, मंगलौर वापस चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि, ये सारी बातें आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब बात कितनी होती है कि किस किस ईयर में हुई है। जो फाइनल ईयर होगी यहां पे ये बैटल हुआ होगा, यहां पे संधि हुई होगी, जैसे 1769, 1784, 1792, ऐसे 1792, क्योंकि उसी के साथ तो बैटल खत्म होता है। चौथे में कोई संधि नहीं हुई क्योंकि इसमें डेथ ही हो जाती है इसकी। ठीक है, चलो हाँ जी, डन हो गया काम। यहाँ पे आंगल मैसूर बैटल खत्म हुए। इसके बाद मैसूर के ऊपर किसका कब्जा हो गया मेरे भाई? इसके बाद मैसूर के ऊपर कब्जा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि उसके चेहरे के सामने में सादा लगा, आसमान में वो मानो ऐसा हो जैसे चांद लगा है। ना 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 बेटा अभिषेक, मजा नहीं आया। नहीं, ये तो सुशीला है। सुशीला बेटा मजा नहीं आया, कुछ राइम नहीं कर रहा है, ये तो राइम नहीं कर रहा। राम बेटा तुम्हारा तगड़ा राइम कर रहा है। लाल फूल नीला फूल, जीत भैया ये तगड़ा था भाई। ठीक है, चलो ब्रिटिश, ब्रिटिश जी हाँ, ब्रिटिश का कैप्चरमेंट हो गया, नोट हो गया। तो ये था भाई आंगल मैसूर बैटल के बारे में पूरी जानकारी, है ना? अब हम आगे चढ़े, चलो ठीक है भाई तोमर साहब, अगर आपने ये देख लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम स्टार्ट करेंगे आज ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। तो हेडिंग डाल लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे आप, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्सपेंशन को यहां तक लेकर जाएगी। ये एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का मैप है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में यहां पे रहा था। ये आप देख रहे हो, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। इतना बड़ा एम्पायर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बार देखो क्या जलवा रहा होगा इनका, यहां से लेके वहां तक, श्रीलंका पे भी इन्हीं का कब्जा था। ठीक है, ये देखो, ये है जी इनका मैटर। यहाँ पूरा पाकिस्तान, क्वेटा, ये पूरा इधर, पूरा मांडले वगैरह, इन सब पे कब्जा किया हुआ है। साइड में फ्रेंच कॉलोनीज हैं बट यहाँ कब्जा था। ठीक है जी, ओके, हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है? ठीक है, चलो भारत में ब्रिटिश विस्तार, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं, चाहे तो आप ब्रिटिश विस्तार देखें और चाहे तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार देखें। ठीक है, चलिए फटाफट ठीक है, चलो भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं फटाफट मुझे एक बार बता दीजिए कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं।
ठीक है। गुरप्रीत चैल क्या क्लास में उपस्थित है। ठीक है। दूसरा, गुरप्रीत सिंह जी का कहना है कि सर आप अपने इनफाइनाइट ऑरा से लॉस एंजलिस की आग बुझा दो। लेकिन गुरप्रीत भाई अगर मैं वहां पर चला गया तो वहां आग और जल जाएगी। अब यहां ध्यान दो, अब कोई मजाक नहीं। ठीक है। अब यहां ध्यान दे लो। जब भारत के अंदर देखो बहुत सारी कंपनियां आई, भारत में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग आई। ठीक है। पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, बहुत सारे अलग अलग लोग आए। लेकिन उसमें सस्टेन कौन कर पाया? सर सस्टेन केवल भारत के अंदर जो कर पाए वो ब्रिटिशर्स थे। क्यों कर पाए? क्योंकि सर उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने केवल एक तरीके से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, याद रखना। तो मैंने जैसा बताया, आप इस चीज को लिखेंगे। भारत में विस्तार के लिए, विस्तार के लिए इन्होंने इन्होंने कई प्रकार के रास्तों को अपनाया। रास्तों या कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, वह कदम उठाए, वह कदम उठाए। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे जी हाँ। तो जैसा मैंने यहां पर बताया, लिखिए, इन इंडिया ब्रिटिश एक्सपेंडेड द मोस्ट, ब्रिटिश एक्सपेंडेड द मोस्ट because they did many of the things, they did many of the steps and things for expansion। ठीक है। तो बहुत सारे काम उनके द्वारा एज एक्सपेंशन के लिए किए गए, जैसे उन्होंने युद्ध लड़े, संधियां लड़ी, ठीक है, और नीतियां लड़ी, बहुत सारी नीतियां लेकर आए। तो युद्ध, संधियां और नीतियां, जैसे कि पहला पॉइंट है युद्ध, जैसे बैटल्स लड़े उन्होंने, युद्ध लड़े। ठीक है, युद्ध। दूसरा, संधियां, बहुत सारी संधियां आपको देखने को मिली हैं। ट्रीटीज यानी संधियां, ट्रीटीज। एंड तीसरा क्या है बाबू? अलग तरीके की पॉलिसीज। ठीक है, नीतियां, पॉलिसीज, नीतियां। ठीक है, नीतियां भी बहुत सारी यहां पे देखने को मिली हैं। ठीक है, चलिए अब बात क्या आती है सर, बैटल्स तो हमने बहुत सारे देखे, सब बैटल्स तो हमने बहुत सारे देखे। यूनिट 1 में हमने बहुत सारे बैटल्स को देखा, यूनिट 1 में हमने बहुत सारे बैटल्स को देखा था। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्लस यूनिट 2 में युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को हमने देखा, युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को हमने देखा, युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को हमने देखा, विस्तार को देखा। We had experienced their expansion. We have experienced their expansion in Unit 1 and Unit 2 by the method of battles. युद्धों के हिसाब से हमने देखा, लेकिन संधियों के हिसाब से हमने नहीं देखा। तो ब्रिटिशर्स ने भारत में आने के लिए बहुत सारी संधियां की हैं, ठीक है, या इनके द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनका भी प्रयोग किया गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सर आपने कब बताया था यूनिट 1 या यूनिट 2 में? बेटा याद करो थोड़ा सा। जब भी मैं बता रहा था कि बैटल ऑफ वेदरा, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये किसने लड़े हैं? ब्रिटिशर्स ने लड़े। कि हाँ सर बताया तो था। हाँ, एंग्लो मैसूर बैटल किसने लड़े हैं? ब्रिटिशर्स ने लड़े हैं। एंग्लो मराठा बैटल ब्रिटिशर्स ने लड़े हैं। एंग्लो सिख बैटल ब्रिटिशर्स ने लड़े हैं। तो भाई ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले,
तो अब बात क्या आती है कि हम संधियों के बारे में पढ़े, कौन कौन सी ट्रीटीज फॉलो करनी पड़ी थी, बताइए। अगर बेटा आपको ये चीज क्लियर है, आपने नोट कर लिया है, तो कृपया करके इसको लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। फटाफट बताइए। सर ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, बिल्कुल थे। ठीक है चलो। गुड इवनिंग झंकार, मस्त नाम है भाई आपका, मजा ही आ गया। एंग्लो आप एंग्लो कर्नाटिक बैटल तो कोई सा भी नहीं है, सिर्फ कर्नाटिक होगा या एंग्लो फ्रेंच होगा। सर क्या टीपू सुल्तान की हत्या के बाद कॉर्नवालिस ने उपाधि ली थी? कॉर्नवालिस ने कोई उपाधि नहीं ली और ना ही कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की हत्या करी। क्लास होगी भाई शिवानी, क्लास बराबर होगी। ठीक है चलो। तो अब इसमें आप लिखेंगे इंपोर्टेंट ट्रीटीज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। महत्वपूर्ण संधियों की बात करते हैं और पहली संधि होगी बाबू सहायक संधि। ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई महत्वपूर्ण संधियां, पहली होगी सहायक संधि। ब्रिटिशर्स के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए की गई महत्वपूर्ण संधियां, ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए की गई महत्वपूर्ण, साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण नीतियां, साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण संधियां व नीतियां। इंपोर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, इंपोर्टेंट पॉलिसीड एंड ट्रीटीज, इंपोर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, इंपोर्टेंट पॉलिसीड एंड ट्रीटीज इन ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटिश एक्सपेंशन बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है चलो, इसमें भी लिख लेना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है चलो, ब्रिटिश साम्राज्य या सीधा ब्रिटिश लिखो, खाली ब्रिटिश साम्राज्य लिखो सीधा, अभी ठीक लग रही है मुझे हेडिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण संधियां में नीतियां। सबसे पहली इसमें संधि आप लिखेंगे ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि। पहले लिखेंगे ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि। चलो भाई, इसमें देखते हैं। पहली जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है ट्रीटी ऑफ अलायंस। ट्रीटी ऑफ अलायंस, ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि है, सहायक संधि। भाई इससे इनका सबसे ज्यादा फायदा इनको हुआ कि सर सहायक संधि से सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्या था ऐसा सहायक संधि में, मैं भाई वही बताता हूं। सहायक संधि में क्या था ट्रीटी ऑफ अलायंस का भाई 1798 में, क्योंकि लेके कौन आया ट्रीटी ऑफ अलायंस को, बाई वेलेजली, 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 वेलेजली। कौन था वेलेजली है? वेलेजली कौन था? सर ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बंगाल से काम करेगा ना भारत से, इसका क्या मतलब है? दरअसल बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिशर्स की सर्वोच्च पावर थी। ठीक है याद रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए। हाँ, ये वही आदमी है जिसने टीपू की हत्या की थी। जी हाँ, ये वही आदमी है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ट्रीटी ऑफ अलायंस क्या थी, सहायक संधि क्या थी। ठीक है, देखो इसमें समझना क्या होगा। ट्रीटी ऑफ संधि के पहले ये समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें किस किस राज्य को हड़पा गया, वो सब हम बताते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस में क्या था, कि किसी भी राज्य को क्यों जुड़ना था, क्या जरूरी था, अगर कोई ट्रीटी ऑफ अलायंस में जुड़ेगा, यदि कोई इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ने की शर्तें क्या थी, जुड़ने की शर्तें क्या थी, या फिर इसमें समझिए क्या फायदा है। मान के चलिए कि आप ट्रीटी ऑफ अलायंस में कैसे आ सकते हैं, अगर आप एक राज्य के राजा हैं। इसमें जुड़ने के बाद, इसमें जुड़ने के बाद ब्रिटिश सेना आपको डिफेंस प्रदान करेगी। जुड़ने के बाद ब्रिटिश सेना आपकी आंतरिक रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी विल प्रोटेक्ट यू, ब्रिटिश आर्मी विल प्रोटेक्ट यू, ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी बहुत बढ़िया तरीके से। प्लस आपको जितने भी आपके विदेशी जितने भी मामले हैं उन सबको फैसिलिएट कराएगी। फैसिलिएट का मतलब है, अगर आपको कोई भी विदेश से कोई सामान मंगाना है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए विदेशी, कोई भी आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, उन सब में ये फैसिलिएट आपके लिए करेगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, याद रखना। अब इसमें ये बात है कि भाई, दूसरी बात मैंने क्या बताया, विदेशी मामलों को ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस राज्य के लिए पूरा करेगी। विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भी कंपनी लेगी, विदेशी मामलों को भी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी। ठीक है, चलो। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल फैसिलिएट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल फैसिलिएट। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस कि जो विदेशी मामले होंगे उसको भी यही संभालेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सर एक और बात इसमें थी कि अगर कोई युद्ध हार जाएगा, अगर कोई राज्य ब्रिटिशर्स से युद्ध हार जाएगा तो भी उसे यह संधि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। यदि ब्रिटिश सेना से कोई युद्ध हारता है, यदि ब्रिटिश सेना से कोई युद्ध हारता है, यदि ब्रिटिश सेना से कोई युद्ध हारेगा, युद्ध हारेगा, तो संधि में जुड़ना पड़ेगा, तो संधि में जुड़ना पड़ेगा। must be part of treaty if someone lost against British, must be part of treaty if someone lost battle against against someone lost battle against British, someone lost battle against British, someone lost battle against British। ठीक है, ये पॉइंटर्स थे भाई। अब लेकिन बात क्या होगी कि ट्रीटी ऑफ अलायंस के ये तो मैंने इसके बारे में पॉइंटर्स बताए, लेकिन यदि कोई सहायक संधि का हिस्सा बन जाता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, अगर युद्ध हार जाता है तो फिर नहीं चाहना तो कोई मैटर ही नहीं पड़ता ना कथेरिया भाई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये समझिए ट्रीटी ऑफ अलायंस का प्रभाव क्या पड़ता था, अगर कोई ट्रीटी ऑफ अलायंस का हिस्सा बन जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट क्या था इसका, इंपैक्ट समझिए।
ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ता था? सबसे पहले इंपैक्ट तो इसमें यही पड़ता था कि भाई अगर कोई भी हिस्सा बन जाएगा तो उसको ब्रिटेन की सेना को अपने महल में रखना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही था कि ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, महल में ठहराना और आना वह व्यवस्था। मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी, मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी, मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी। कि भाई शेल्टर देना है और मैनेजमेंट संभालना है। ठीक है, चलो। दूसरा, अगर कोई इसका ट्रीटी ऑफ अलायंस का हिस्सा बन गया तो ना तो वो विदेशी व्यापार कर सकता, ना वो आसपास के अपने पड़ोसी राज्यों से कोई संबंध रख सकता। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्रकार के ट्रेडों पर रोक लग जाएगी। ठीक है, पड़ोसी राज्य या विदेशी कंपनी से सहायता नहीं लेगा। ठीक है, इसका जो राज्य इसका हिस्सा होगा, जो राज्य इसका हिस्सा होगा, इसका हिस्सा होगा, हिस्सा होगा पड़ोसी या विदेशी सहायता नहीं ले सकता, विदेशी सहायता नहीं ले सकता, तन नहीं लेगा। ठीक है, याद रखना क्या बताया मैंने यहां पे। ठीक है, एनी स्टेट ऑफ इट्स, एनी स्टेट ऑफ इट्स पार्ट्स cannot have, cannot have domestic and foreign relations, foreign relations। तो भाई ये इसका प्रभाव था। ये क्या था बाबू? ये इसका प्रभाव था जो हमें यहां देखने को मिल रहा था। ठीक है, याद रखना, फटाफट बताइए। ठीक है, नोट करो, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। और बताओ कैसे हो आप? मैंने ये तो आज से पूछा ही नहीं यार, राजा कैसे हो आप? हैं बता नहीं रहे? शर्मा रहे हो, क्या माना है? कैसे हैं आप बताओ? सर नहीं जुड़ना चाहे तो भी, अरे यार युद्ध में हारेगा तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शैलेंद्र। हम्म, अच्छा सब ठीक है, आप बहुत बढ़िया। सर थोड़ा साइड हो जाओ, लो भाई थोड़ा साइड हो गया मैं। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया प्रधान। ठीक है, शाबाश। चलो, आई वॉज थिंकिंग वेर इज चल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे पॉइंट पे लेते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप देखिए, इसमें शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, होने वाले राज्य, स्टेट दैट वर पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ अलायंस, states that were part of, that were part of treaty of alliance, treaty of alliance। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलायंस का हिस्सा कौन कौन थे? ठीक है जी हाँ। अब ट्रीटी ऑफ अलायंस में सबसे पहला राज्य कौन जुड़ा? सबसे पहले हैदराबाद। सबसे पहले कौन जुड़ा? सबसे पहले जुड़ा हैदराबाद।
हैदराबाद जुड़ा सबसे पहले 1798 में, 1798 में जुड़ता हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद। फिर मैसूर एंड तंजौर, मैसूर तंजौर, अवध पेशवा, मैसूर तंजौर, मैसूर तंजौर, अवध पेशवा, पेशवा सूरत वाला जो एरिया है वो पेशवा में आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं मैसूर तंजौर, तंजौर। अच्छा, इसमें पेपर में जो पूछे गए उन पे मैं टिक कर दूंगा अभी, अवध एंड पेशवा। अवध एंड पेशवा, ये 1799 में, वो 1801 में, 1799 में ये 1801 में, 1799 1801 में। इसके बाद और भी हैं, जैसे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे सिंधियाज, सिंधिया देखने को मिल जाएंगे, भोसले देखने को मिल जाएंगे। सिंधिया आप समझना, सिंधिया, सिंधिया समझना, सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया इसके अंदर हिस्सा बनते हैं 1802 और 3 के मध्य, और जो भोसले इसका हिस्सा बनते हैं वो 1803 और 4 के मध्य बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सब मराठास हैं, सिंधियाज, सिंधियाज एंड दैट इज भोसलेस। ठीक है, ये इसका हिस्सा बने। आफ्टर ऑल इसके बाद बाकी के राजस्थान के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हुए थे, बाकी के राजस्थान के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हुए थे, जैसे भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, वो भी बाद में इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में भी इसका हिस्सा बने, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में भी इसका हिस्सा बने, जैसे भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। ठीक है, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी, बूंदी, ये बाद में इसका हिस्सा बने हैं, बाद में हिस्सा बने, बाद में हिस्सा बने। बाद में कब? 1806 के बाद में। ठीक है, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कर लिया? जी हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
बाद में कब ऐसा बने, अरे मैं ये चीज बता चुका हूं, बाद में यानी 1818 में, ये लो, बाद में यानी 1818 में, तीनों ही, चारों ही 1818, पूरे राजस्थान ट्रीटी ऑफ अलायंस के अधीन आता है 1818 में, उससे पहले कभी नहीं आया था। ठीक है, उससे पहले कभी नहीं आया था, याद रखिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर सिंध के पर इन्होंने चार्ल्स नेपियर के द्वारा कब्जा कर लिया। चार्ल्स नेपियर नाम के एक आदमी थे, चार्ल्स नेपियर नाम के एक आदमी थे, और उनके द्वारा ही 1843 में सिंध वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। चार्ल्स नेपियर का अभियान, ठीक है, चार्ल्स नेपियर का अभियान ऑफ 1843, चार्ल्स नेपियर एक्सपेंशन, चार्ल्स नेपियर एक्सपेंशन ऑफ 1843, एक्सपेंशन ऑफ 1843, 1843 का इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1843, 1843 का विस्तार। चार्ल्स नेपियर आखिरकार है कौन, ये ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, चार्ल्स नेपियर। अरे भाई सही से हो, चार्ल्स नेपियर एक ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, ब्रिटिश कमांडर। और भाई इनके द्वारा क्या किया जाता है, 1843 के अपने इस एक्सपेंशन में सिंध, वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, टुक कंट्रोल ऑफ सिंध एरिया, टू कंट्रोल ऑफ सिंध एरिया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद पंजाब को अपने अधीन करने के लिए, आप सभी जानते हैं पंजाब को अपने अधीन करने के लिए कुछ संधियां यहां पर देखने को मिली हैं, कौन कौन सी। इसके बाद पंजाब को अपने अधीन करने के लिए पंजाब क्षेत्र को अधीन करने के लिए संधियां, अधीन करने के लिए संधियां, संधियां, ट्रीटीज, ट्रीटीज टू कंट्रोल, ट्रीटीज टू कंट्रोल पंजाब, ट्रीटीज टू गेन कंट्रोल ओवर पंजाब, टू गेन कंट्रोल ओवर पंजाब, पंजाब पर कब्जा करने के लिए यहां पर कुछ काम किया गया है। ठीक है, तो हाँ भाई वो कब्जा करने के लिए कैसे कैसे काम है वो समझिए। पंजाब क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए कुछ संधियां की गई हैं लेटर ऑन, जैसे 1809 के अंदर आपको देखने को मिलती है, 1809 में संधि है ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि चार्ल्स मैटकैफ और रंजीत सिंह जी के मध्य, रंजीत सिंह और मैटकैफ के मध्य, एंड मैटकैफ, मैटकैफ, मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह जी के मध्य ये संधि आपको देखने को मिल जाएगी। कोई दिक्कत, जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट आप जानते हैं 1845 और 46, 1845 और 46, इसमें एक और बैटल आपको देखने को मिलता था, पहला एंग्लो सिख बैटल, ये लाहौर संधि के लिए था, लाहौर इनके अधीन चला गया। इस संधि के बाद जो अमृतसर था वो मैटकॉफ के अधीन चला गया, जो ब्रिटिशर था। मैटकॉफ वॉज ब्रिटिश एज यू नो, मैटकॉफ वॉज ब्रिटिश, ठीक है, ही वॉज ब्रिटिश एज आई टोल्ड यू, मैटकॉफ। इसमें होती है बाबू ट्रीट, पहला एंग्लो सिख युद्ध होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल होता है। और इस एंग्लो सिख बैटल के अंदर, एंग्लो सिख युद्ध के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात देखने को मिलती है, और वो इंपॉर्टेंट सी बात क्या थी बाबू, लाहौर संधि। दलीप सिंह हुआ करते थे तब, यहां पर लाहौर संधि आपको देखने को मिल जाएगी कि लाहौर जो है अब ब्रिटिशर्स के पास चला गया, लाहौर भी कहां चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। एंड लास्ट में 1849 में सेकंड एंग्लो मराठा बैटल, सॉरी सेकंड एंग्लो सिख बैटल, सिख बैटल, और क्या हुआ,
ये जो पूरा एरिया है, पूरा पंजाब, पंजाब ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया, पंजाब ब्रिटिशर्स के अधीन, पंजाब ब्रिटिशों के अधीन, ब्रिटिश अधीन होगा, कंप्लीटली पंजाब ही ब्रिटिशों के अधीन चला गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा मिंटो नहीं आएगा यहाँ पे, मिंटो ने बैटल लड़ा था लेकिन संधि मैटकॉफ ने की थी। कृपया करके चेंज करो इसको, सोलंकी चेंज करो इसको। इसके बाद आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। अगली महत्वपूर्ण नीति है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। लिखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, हड़प की नीति, व्यपगत का सिद्धांत। आर्ट एंड कल्चर की क्लास है भाई, आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, क्यों नहीं है? आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, डम। नेक्स्ट, हाँ भाई लिखिए इसमें, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। उसके बाद महत्वपूर्ण है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ऑफ लेप्स, इसको बोलते हैं व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, या इसी को कहते हैं हड़प नीति, हड़प नीति। भारत में प्रभावी रही या लेके किसके द्वारा आई गई? डलहौजी के द्वारा, बाय डलहौजी, डलहौजी। 1848 से 56 के बीच में इसका टेन्योर रहा है, उसी बीच में ये रहा है। इसमें होना क्या था, वे सभी राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिए जाएंगे, वे सभी राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिलेंगे, ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल होंगे, शामिल होंगे जो जो निम्नलिखित आधारों पर खरे उतरते हैं, शामिल होंगे जो जो अब जो कौन कौन से, पहला पॉइंट, जहां पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा, जहां पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, नहीं होगा, मेल एर नहीं होगा, जहां पर मेल एर नहीं होगा, मेल एर जहां पर नहीं होगा, मेल एर मस्ट नीडेड, मेल एर मस्ट नीडेड, यानी पुरुष उत्तराधिकारी का होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिशों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शासन, सरकार के खिलाफ जो विद्रोह करेगा, विद्रोह करेगा, विद्रोह, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं रेबेलियन अगेंस्ट, रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश। तो भाई जो रिबेल करेगा ना ब्रिटिशर्स के सामने, उसको निपटा दिया जाएगा। सर हमारे यहां डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन कहते हैं। अरे इतने स्मार्ट बच्चे भी हैं क्लास में, मैं तो भूल ही गया था। सर पी स्लाइड दोबारा दिखा दो। अच्छा एक मिनट बस, इसको जस्ट इसको करके फिर मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा रहा हूं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह बर्दाश्त ही नहीं है, और अगर शासन विफल होता है, अगर शासन विफल हुआ, अगर मतलब उत्तराधिकारियों ने आपस में मार दिया, अगर शासन विफल हुआ, विफल हो, विफल हो, तो भी ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड रूल, डिमिनिस्ड रूल, डिमिनिस्ड रूल भी अगर होता है तो भी मैटर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, इसको देख लीजिए पीछे, अब लिख सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रहेगा। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण राजा आने वाले हैं, हालांकि वो डिस्प्यूटेड है। कोई कहता है कि वो काम उन्होंने किया है, कोई कहता है कि वो काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन बड़े ही विशेष वर्ग से आते हैं, बहुत मजबूत उनका काम है, हिसाब किताब भी काफी एकदम क्लासी है। उनके रिगार्डिंग एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका था, उनसे संबंधित, उस पॉइंट से संबंधित, उनके बारे में नहीं, उनके बारे में पहली बार डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। सर बोर्ड हैंग हो रहा है, क्या करूं, मेरे काम ही ऐसे हैं। हम आदमी को भी हैंग कर देते होते थे, ठीक है, लेकिन अब तो मेरा बुढ़ापा है, देखो। खैर चलिए, अरे ये बोर्ड हैंग हो रहा है, इसको सही करा देंगे। हमने अच्छे अच्छे मतलब आदमियों को सही कर दिया, तो फिर भी बोर्ड है। मेल उत्तराधिकारी नहीं होगा, हाँ, मेल एर की नीडेड होती थी, ठीक है, चलो नोट कर लिया, बढ़िया। अब यहां देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आज यही होगा, ठीक है। सर बहुत जल्दी समय हो गया, पता ही नहीं चला, अच्छा अच्छा। शिवाजी का टेन्योर कितना था, 6 साल का था। 1674 में गद्दी पर बैठे, 80 में जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गया था। चल, राजस्थानी यार मुझे आती नहीं है ना भाई, ठीक है, ओके ओके। आ, आपने नकली दांत लगाए हैं, किसके? भाई मेरे तो ओरिजिनल हैं, वो किसी के, भाई पता नहीं किसकी बात चल रही है, खैर। अब फटाफट से 3 मिनट के अंदर अंदर धमाकेदार किंग आने वाले हैं। और वो जो खास लोग का ग्रुप है, उसमें आज मैंने बड़ा खास नोटिफिकेशन भेजा था, उसको जरूर देखना। कोहिनूर की स्टोरी आपको कल बताएंगे। और अभी मिलते हैं सीधा आर्ट एंड कल्चर में, उससे पहले 6 बजे इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।